हेलो बच्चों। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 13 का पार्ट 12 अवर एनवायरनमेंट, जिसमें हमने अब तक पढ़ा है। सबसे पहले पढ़ा था टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लेशन। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे जो गार्बेज होता है यानी डिस्पोजल होता है। गार्बेज देखिए होता क्या, जो हमारे घरों से जो नॉर्मली जितना भी कूड़ा निकलता है इसे ही गार्बेज कहा जाता है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर कि गार्बेज जो होता है उसको मैनेज कैसे करते हैं, कितने तरीके का गार्बेज होता है, इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, जो गार्बेज प्रोड्यूस होते हैं उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए गार्बेज जो होता है वो कितने तरीके का होता है। देखिए, सबसे पहले जो सब्सटेंसेस या वेस्ट कहें या गार्बेज कहें, हमारे पास दो तरीके का होता है। एक होता है हमारे पास बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखिए, बायो डिग्रेडेबल मतलब जिसको तोड़ा जा सके, डिग्रेड होता है तोड़ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरियाज हो गए, ये सब क्या करते हैं अपने अंदर से एंजाइम्स की मदद से। आप जानते हैं एंजाइम्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं वैसे तो एंजाइम्स, जो कि किसी भी चीज को या किसी सब्सटेंस को तोड़े। अब देखिए, एंजाइम्स की मदद से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी सब्सटेंस को तोड़ते हैं। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर दें। डिकम्पोज यानी कि उन्हें तोड़ तोड़कर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें। उन सब्सटेंसेस को ही कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज हो जाएं उन्हें ही बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहा जाता है। देख, दो सब्सटेंसेस which can be decomposed by the action of microorganisms are called biodegradable substance। एग्जाम्पल की बात करें, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील, जो सब्जियां होती हैं, जो फल होता है हमारे घर पर, किचन से जो भी ये सब्जियों का छिलके निकलते हैं, इसका जो वेस्ट होता है वो सारा का सारा क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। पेपर, कागज जो हो गया वो भी बायोडिग्रेडेबल होता है। कॉटन, कॉटन के बाद जूट, और भी सारे सब्सटेंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में आते हैं। ह्यूमन बॉडी हो गई, जो डेथ बॉडी जो होती है वो भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में आती है। नंबर 2, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। देखिए, ऐसे सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज्ड ना हो उन्हें ही नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहा जाएगा। दो सब्सटेंसेस which cannot be decomposed by the action of microorganism are called non biodegradable substance, यानी कि वो सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज ना हो उन्हें कहा जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप जानते हो जो सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है हमारे देश में, प्लास्टिक, पॉलीथीन्स, मेटल्स, धातु जो होती हैं, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वो होते हैं जो कीड़े वीड़े होते हैं उनको मारने के लिए फसलों पर लगाया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर यानी जो फाइबर्स हम बनाते हैं वो फाइबर्स भी हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल है। रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है, देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट है जैसे यूरेनियम, उनकी जब रिएक्शंस होती हैं एनर्जी बनाने के लिए तो उससे जो वेस्ट निकलता है वो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, जिसमें से रेडिएशंस निकलते। ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है ना, ये न्यूक्लियर वेस्ट, ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। इतना डेंजरस होता है, आप जानते हो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जब एटम बॉम्ब गिरा था, आज भी वहां पर लोग ठीक से नहीं रह पाते क्योंकि उस रेडिएशन का इफेक्ट इतना ज्यादा
होता है, और इस वेस्ट को ठीक प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू इसे मैनेज किया जाता है। अगर इसे खुले में छोड़ दिया बहुत मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा हार्मफुल वेस्ट है, रेडियो एक्टिव वेस्ट। आई होप आपको दोनों सब्सटेंसेस समझ आए होंगे, आप इन्हें नोट कीजिए, इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस और करें। देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अब हम आते हैं उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक है, एंजाइम्स। देखिए एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट होते क्या हैं? जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा दें, यानी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। अब बायो मत मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे कैटलिस्ट जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करें, उन्हें बायो कैटलिस्ट कहा जाता है, यानी कि एंजाइम्स। Enzymes are specific in their action because a specific enzyme is used to break down a particular substance। देखिए ये सीबीएसई में भी यहां से क्वेश्चन आया और ये एनसीईआरटी की लाइन भी है। आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, कम से कम 2 बार ठीक तरीके से। देखिए ये स्टेटमेंट कह रही है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो अपने फंक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब है कि अगर एक सब्सटेंस को तोड़ना है उस पर वही एंजाइम वर्क करे, दूसरा एंजाइम वर्क नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, या फिर एक ही एंजाइम कोई अलग अलग सब्सटेंस को नहीं तोड़ सकता, तो एंजाइम जो होते हैं अपने फंक्शन में क्या होते हैं? स्पेसिफिक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हुए, सैप्रोफिटिक हुए। सैप्रोफिटिक होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं या डिकम्पोज करते हैं, सैप्रोफिटिक को ही डिकम्पोजर्स कहा है। तो ये जो होते हैं ये अपने अंदर से एंजाइम निकालते हैं जो कि वेस्ट या फिर सब्सटेंस को क्या करता है? डिकम्पोज। उसके बाद देखिए बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, हम जानते हैं कि बायोडिग्रेडेबल को तो डिकम्पोज किया जा सकता है, बट इसके क्या कोई नेगेटिव इफेक्ट भी है, यानी कि इसका कोई इफेक्ट भी है एनवायरनमेंट पे? तो है। ऐसा नहीं है कि वो डिकम्पोज हो जाता है तो उसका कोई इफेक्ट होता है। मान लीजिए कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, उसको एक जगह इकट्ठा किया गया डिकम्पोजिशन, वो डिकम्पोज नहीं हुआ, आपने और लाकर डाल दिया, तो ऐसे ही इकट्ठा हो जाएगा जिससे कि पॉल्यूशन हो सकता है, गैसेस में मिल सकती है, गैसेस ऐसे हार्मफुल गैसेस बन सकती हैं। तो पॉल्यूशन सबसे पहला इफेक्ट है पॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का एनवायरनमेंट पर इफेक्ट। सबसे पहला, इन लार्ज क्वांटिटी इट लीड्स टू पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कॉज करे। नंबर 2, इट सर्व ब्रीडिंग ग्राउंड टू फ्लाइज दैट आर कैरियर ऑफ डिसीजेस लाइक पोलन। देखिए जैसे मक्खियां होती हैं, ये अगर गंदगी पर बैठे और वहीं से आपके खाने पर जाए या किसी तरीके से आपको बीमारी करें, तो ये आपके लिए हार्मफुल होगा। तो इसका भी एक इफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट। सर्व ब्रीडिंग ग्राउंड का मतलब है इनके ब्रीडिंग के लिए, यानी इन्हें पनपने के लिए, इनकी जनसंख्या बढ़ने के लिए। इट कॉज अगली लुक, अगली लुक यानी गंदा सा दिखता है, स्मेल, बैड स्मेल आती है, तो ये चीजें होती है, ये इफेक्ट है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल हम पढ़ चुके। अब आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसमें सबसे पहला जो है वो पॉल्यूशन है। आपसे पूछा जाएगा कि कितने तरीके का पॉल्यूशन हो सकता है। एयर पॉल्यूशन हो सकता है हार्मफुल गैसेस की वजह से। दूसरा सॉइल पॉल्यूशन, मिट्टी प्रदूषण वाला जो प्रदूषण होता है, यानी मृदा प्रदूषण। तीसरा वाटर पॉल्यूशन। ये 3 आपको याद रखने, एयर, वाटर और सॉइल, इनका पॉल्यूशन होता है। उसके बाद डेथ ऑफ कैटल्स बाय इंजेक्शन ऑफ प्लास्टिक,
जो गाय होती है घूमती रहती हैं, अगर ये प्लास्टिक कंज्यूम कर ले, खा ले, तो इनकी डेथ हो सकती है। दे मे कॉज बायोमैग्निफिकेशन इन फूड। जब मैं आपको बायोमैग्निफिकेशन पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था हार्मफुल केमिकल्स की कंसेंट्रेशन बढ़ती है। तो अगर ऐसे सब्सटेंसेस जो डिकम्पोज नहीं होते वो बायोमैग्निफिकेशन कर सकते हैं। क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स, जो बड़े बड़े नाले होते हैं ये रुक जाते हैं, ये प्रॉब्लम कॉज करते हैं। सॉइल डिस्ट्रक्शन, जो मिट्टी होती है वो बेकार हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक जगह है जहां पर मिट्टी पूरे तरीके से दबी हुई है, बट उसमें बीच बीच में ऐसा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, अगर उसको उखाड़ेंगे तो मिट्टी पूरी उखड़ती है, तो सॉइल डिस्ट्रक्शन। अनबैलेंसिंग ऑफ इकोसिस्टम, इसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम क्या होता है, अनबैलेंस्ड हो सकता है। अनबैलेंस्ड कैसे, मान लीजिए किसी सब्सटेंस की वजह से एक कोई ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज पूरी तरीके से खत्म हो गई, अगर ऐसा होता है तो उससे जुड़े बाकी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज भी खत्मने लगेंगी, तो जिसकी वजह से फूड चेन में क्या होगा या फिर इकोसिस्टम में क्या होगा, डिसबैलेंस होगा। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं हम आपसे इन सब के जो वेस्ट हैं जो जनरेट होते हैं इनके निपटारण के लिए, यानी कि वेस्ट डिस्पोजल के मेथड्स, किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट के इस वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इसे नोट कीजिए, अच्छे से पढ़ें और एनसीईआरटी को रीड जरूर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को वीडियोस भेजते रहें, जितने भी आपके स्कूल के या फिर आपके ट्यूशन के स्टूडेंट्स, जिससे कि उन्हें ये अच्छे से समझ आ जाए। एंड लाइक जरूर करें।